बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पाकिस्तान 301 पाक स्टडी 301 वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स में से लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया गया आपके पास? लेक्चर नंबर 1 है आपके पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नज़रिया। सबसे पहले पाकिस्तान के नज़रिए को समझने से पहले आप नज़रिए को समझें कि एक्चुअल नज़रिया क्या होता है। नज़रिए को हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या है, नज़रिया क्या है? आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव। ये यकीन है किसका? एक सेट का, यानी सेट किसे कहते हैं? एक ग्रोह का, लोगों का एक मजमा जमा हुआ उसे सेट कहते हैं। यानी अब लोगों के एक मजमे का बिलीव, यकीन है। एंड आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन, और एक कौम का एक जैसा आइडिया, एक कौम का एक ग्रुप का एक जैसा आइडिया इस कॉल्ड आइडियोलॉजी, वो नज़रिया कहलाता है। ये इंग्लिश में हैंडआउट्स हैं, और इंग्लिश में हैंडआउट होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आती। इसलिए इसी वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू के हैंडआउट इसी आइडियोलॉजी की डेफिनेशन के बाद उर्दू में भी इसे दिखा दूंगा। सिर्फ आपको आइडियोलॉजी की डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं आता होता। उर्दू में अगर आप देखना चाहें तो उर्दू में देख लें कि आइडियोलॉजी क्या है। नज़रिया एक ग्रोह और एक कौम के अकायद, इक़दार और नज़रियात का एक मजमूआ है। लोगों के माशरती शऊर में इसकी गहराई से की गई है। अलग और लग लिखा हुआ है यहाँ पर, अलग की गई है आएगा। ये असूलों का एक मजमूआ, अमल और रहनुमाई निज़ाम का एक फ्रेम वर्क है जो ज़िंदगी और इंसानी अमल को तरतीब और मायनी बख्शता है। इसके अलावा आगे देखें, बाकी ये छोड़ दें। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान देखेंगे एज अ लॉन्ग पेपर में आ सकता है कि पाकिस्तान का नज़रिया किन चीज़ों पर मबनी करता है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक शेप थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, या एवोल्यूशनरी अमल पर जो है वो बेस करता है। हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड द बेस। हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस यानी तारीखी जो आपके पास जितने भी तजर्बात हुए हैं उसकी बेस पर इलामा इकबाल गेव इट आ फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। इन्होंने फ़िलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इलामा इकबाल ने क्या किया था? फ़िलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी पाकिस्तान की, पॉलिटिकल रियलिटी दी थी पाकिस्तान की, या सिर्फ आइडिया दिया था? तो इलामा इकबाल इज़ अ पर्सन दैट गिव अ philosophical explanation of Pakistan. Just remember it, this is a very important MCQs। कायदे आज़म ने ट्रांसलेट कर दिया था इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, जो कि आगे आप पढ़ रहे हैं कि कायदे आज़म ट्रांसलेटेड इट इनटू अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। कायदे आज़म ने इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र किया। एंड द कंस्टिट्यूटेंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान बाय पासिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग कहते हैं करारदाद पाकिस्तान को, वो कब मंजूर की गई थी? मार्च 1949 को, यानी 1949 को मार्च के अंदर आपके पास करारदाद पाकिस्तान को मंजूर कर दिया गया। गेव इट लीगल सैंक्शन, आपको लीगल सैंक्शन दे दिया गया था। उर्दू में देख लें कि नज़रिया पाकिस्तान एक अर्तकाई अमल के ज़रिए शक्ल इख्तियार की थी। तारीख़ी तजर्बे ने बुनियाद फराहम की थी। लामा इकबाल ने इसको फ़िलोसफिकल वजाहत की, जबकि कायदे-आज़म ने एक सियासी हकीकत में इसका तर्जमा किया। और आइन साज असम्बली पाकिस्तान ने मार्च 1949 में मकासद के करारदाद मंसूर करके इसे कानूनी मंजूरी दे दी थी। फिर उसके बाद द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टेम्ड फ्राम द इंस्टेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया। यानी अब पाकिस्तान एक साउथ एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी आपके पास थी मुसलमानों की। उन्होंने क्या किया? टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी इनटू हिंदू सोसाइटी, जो कि हिंदू सोसाइटी के अंदर रह रही थी। मुस्लिम ईमान रखते हैं इस्लाम पर, जबकि हिंदुज़म जो है वो इस्लाम पर ईमान नहीं रखता था। और इसकी जो सेपरेट और बेसिक वजह वो ये थी कि अब मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। मुसलमानों का अपना रहन सहन है, जबकि हिंदुओं का अपना रहन सहन है। और इन दोनों के दरमियान इतना डिफरेंस है कि इनके दरमियान हम लोग कंपैटिबिलिटी नहीं कर सकते, इनको हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और ये लिखा हुआ है नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू। अब आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक सिर्फ यही बताया जो कि मैंने आपको बता दिया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप सेल्फ राइटिंग लिखेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे बानिस्बत रट्टा लगाने के। तो रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप लोग सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करें। डीप स्टडी मतलब ऑफ द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की तारीख में ऑफ दिस लैंड, इस लैंड की, इस ज़मीन की प्रूफ करता है, ये साबित करता है कि डैट द डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम आर नॉट कन्फाइंड टू द स्ट्रगल फॉर द पोलिटिकल सुप्रेमेंसी
बट आर आल्सो मैनिफेस्टेड इन द क्लैश ऑफ टू सोशल ऑर्डर्स। यानी वो ये बता रहा है आपको कि अब तारीख इस चीज़ की गवाह है कि ये दोनों कौमें इतनी एक दूसरे से अलग है कि इन दोनों के दरमियान हम लोग बिल्कुल भी कंपेयर हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते दोनों कौमों को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस वजह से कि मुसलमानों का अपना मज़हब है, मुसलमानों का अपना रहन सहने का तरीका है, मुसलमानों का अपना खाने पीने का तरीका है, मुसलमानों के अंदर हलाल और हराम की चीज़ें आ जाती हैं। जबकि हिंदू जो है वो क्या करता है, हिंदू और मुसलमान इस वजह से एक नहीं पेज पर आ सकते क्योंकि हिंदुओं का अपना अलहदा सेपरेट कल्चर है, इनका अपना खाने पीने का तरीका है, अपनी इबादत का तरीका है, जबकि मुसलमानों का अलग है। और ये इतना अलग है कि इनके दरमियान .1 का भी कंपैटिबल नहीं कर सकते। द बेस ऑफ द मुस्लिम, अब जो बेसिस है मुसलमानों की नेशनहुड एज एक नेशन के मुताबिक, एक कौम के मुताबिक, वॉज नीदर टेटोरियल नॉर रेक्टिकल और ethical, rather there was a nation because they belong to the same faith Islam। यानी मुसलमान जो हैं वो एक इस्लाम से बिलोंग करते हैं। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड पहले ये थी कि अब पहले ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ सेपरेट इलेक्शन चाहिए, यानी हमारी एक सियासी पार्टी बना दी जाए और उस सियासी पार्टी से हम लोग क्या करें, हम लोग वहाँ पर अपने जो जितने भी हमारे तरीके हैं उस पर राइज कर दिए जाएंगे, एक गवर्नमेंट बन जाएगी, लोकल गवर्नमेंट साउथ एशिया के अंदर। बट जब इन्होंने देखा कि अब हमारा जो है हिंदुइज़्म जो है अब इस पॉइंट पर आकर हम लोगों को डेंजर कर रही है, यानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अब तंग करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने अपना जो गोल था उसको चेंज कर लिया। गोल चेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया? गोल चेंज करने के बाद इन्होंने कहा कि अब हमें अपनी एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक सेपरेट रियासत चाहिए, एक सेपरेट मुल्क चाहिए। सेपरेट मुल्क किस बेस पे मिला? अवैल्यूएशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब दो नेशन थ्योरी आ गई, यानी दो कौमी नज़रिया आ गया। अब दो कौमी नज़रिया कैसे आया? मैंने आपको पहले भी बताया कि दो कौमी नज़रिए से मुराद यही मुराद है कि दो कौमें हैं और दोनों की आपस में सोच जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या है, मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अब ये दो कौमें एक ही जगह पर एज अ नेशन एक कौम बनकर नहीं रह सकती और अब इनको एक अलग अलग रियासत चाहिए, यानी अपना एक अलग मुल्क चाहिए एक कौम को, और दूसरी कौम को एक अपना मुल्क चाहिए जहाँ पर ये अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, अपने रहन सहन के तरीके को राइज कर सकें, अपने खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो कर सकें अपने मज़हब के मुताबिक। इसी चीज़ों को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दो कौमी नज़रिए में आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। बाकी आप उर्दू में देखना चाहें तो आप उर्दू में भी देख सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए का आगाज़ किस तरह हुआ था। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूँ, आप देख लें, पढ़ लें यहाँ से, और उसके बाद इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख लें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनती और साइंसी पेशरफ्त और जदीद जंगी हिकमत अमली की वजह से अंग्रेज़ों ने मुस्लिम हुक्मरानों पर फतह हासिल कर ली। जंग आज़ादी 1857 यानी 1857 में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक धचका था, जिससे अंग्रेज़ों ने बगावत का ज़िम्मेदार ठहराया था, मुसलमानों को डाला गया। यानी कि अब बगावत हो गई थी 1857 में, और बगावत के बाद क्या हुआ था, जंग शुरू हो गई थी। जंग शुरू होने के बाद अंग्रेज़ों ने सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया था। ये भी एमसीक्यूज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। ये टू नेशन थ्योरी है। आगे देखें, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाज़ा। अब उर्दू और हिंदी का तनाज़ा आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि दो कौमें आपस में एक दूसरे के साथ इतनी जो है डिफरेंट है, इतनी एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि इनके दरमियान हम लोग कंपैटिबल नहीं कर सकते। अब मुसलमान चाहते थे कि इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है, इनकी जो कौमी ज़ुबान है वो जो है उर्दू बने, जबकि हिंदुइज़्म ये चाहता था कि इनकी जो कौमी ज़ुबान है वो हिंदी बने। तो अब इस तनाज़े को किस तरह हल किया गया? इस तनाज़े को हल करने के लिए बहुत सारे जो थे, इस कंट्रोवर्सी को हल करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, बट लेकिन ये फिर भी हल नहीं हुआ। हिंदू जो था बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुसलमानों को, इन पर जुल्म व ज़्यादती करना उन्होंने शुरू कर दी थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तनाज़े को लिया और ये कहा कि अब हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में बिल्कुल भी जो दो कौमें जिनका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है वो एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब हिंदू और जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है वो मेजर इशू बन चुका था एक दो कौमों के लिए। इसके अलावा देख लें, द मुस्लिम नेशनलिज्म इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद द सब लाइन प्रिंसिपल टू द इम्प्लीमेंटेड लाइक रूल ऑफ लॉ, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयर प्ले। इसको याद कर लीजिएगा, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मिड टर्म में पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन रिस्पेक्टिव टू कास्ट, सेक्ट, रिलीजियस एंड रीजियन,
फिर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट, यानी ह्यूमंस की इंसानों की डिग्निटी को और इसके हकूक़ को, इनकी रिस्पेक्ट करना, इनकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, प्रोटेक्ट करना हकूक़ को एंड इंटरेस्ट ऑफ नॉन मुस्लिम, और जो गैर मुस्लिम है, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर बिलीव एंड रिलीजियस, और इनकी जो बिलीव यकीन है और इसके जो ईमान है और जो इस्लाम है, जो मज़हब है, उनकी भी इज़्ज़त की जाए। दीज प्रिंसिपल, ये वो वाले प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने क्या किया, इंश्रिंट कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को बनाने के लिए वी ऑफ टू वर्क टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ दीज गोल्स, इन तमाम तर गोल्स को देखकर, इन तमाम तर चीज़ों को देखकर, इन रियलिटी हकीकत के अंदर क्रिएट किया गया इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस डैट रिफ्लेक्ट दोज प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़, दोनों प्रिंसिपल और दोनों वैल्यूज़ को। ये आपके पास लेक्चर नंबर 1 था। इस लेक्चर नंबर 1 में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो ये थी कि व्हाट एक्सप्लेन द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, यानी हिंदी और उर्दू तनाज़े को आप लोग अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया अपनी राइटिंग में किस तरह लिखना है। वही एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको दी है वो आप यहाँ पर अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें, आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, के आइडियोलॉजी क्या था पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, जिस नज़रिए की बेस पर एक सेपरेट रियासत को लिया गया था। फिर टू नेशन थ्योरी क्या है, यानी दो कौमी नज़रिया जो है वो आप वजाहत करें। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 MCQ इसके अंदर से हमेशा पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। वो ये हैं कि इलामा इकबाल गेव इट फ़िलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, इलामा इकबाल ने फ़िलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी पाकिस्तान की, जबकि कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म ने इसे ट्रांसलेट कर दिया इनटू पॉलिटिकल रियलिटी, एक पॉलिटिकल रियलिटी के अंदर। यही तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एक लेक्चर नंबर 1 में आपसे पूछी जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एज़ अ लॉन्ग और एज़ अ शॉर्ट। इस चीज़ को, और आपने आखिर से जो मैंने आपको राइट्स बताए हैं, इस चीज़ को याद कर लें। ये एज़ अ शॉर्ट आपसे वो पूछ सकता है कि आप 2 से 3 राइट्स बताएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।